हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए टाइम आ गया है अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करने का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके अलग-अलग स्टेट वाइज़ बहुत सारे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं इस साल। तो आपको देंगे हम क्विक फार्मा एमसीक्यू डोज़ जो कि हम ऑलमोस्ट डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे अपलोड करेंगे, जहाँ पर बहुत अच्छे से एमसीक्यू और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपसे सबको शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते जो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है लेप्रोसी की? मोस्ट सीवियर एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ लेप्रोसी है। ऑप्शन है देखिए, डाइमॉर्फस, लेप्रोमेटस ट्यूबरकुलॉइड या इंटरमीडिएट। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी। तो लेप्रोमेटस लेप्रोसी जो है वो सबसे ज़्यादा सीवियर फॉर्म है लेप्रोसी की। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए इस तरह की जो लेप्रोसी होती है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी, वो क्या होती है, उससे स्किन पे एक तरह की बहुत ही ज़्यादा सीवियर लेजन्स बन जाते हैं। लेजन्स क्या होते हैं? घाव आप बोल सकते हैं, ब्लिस्टर्स या छाले बोल सकते हैं। तो इस तरह की पूरे ही स्किन पे स्किन लेजन्स आ जाते हैं। बहुत ही हाईली कंटेजियस तरह की ये लेप्रोसी मानी जाती है, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। और क्या होता है देखिए इसमें जो इम्यून सिस्टम होता है, किसी जिस पर्सन को ये हुआ है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, क्योंकि बहुत ही देखिए ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई के कारण होता है। और ये बैक्टीरिया जो है ये पर्सन को बहुत ही हाईली इन्फेक्ट कर चुका होता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस आने लगते हैं। स्किन, नर्व्स और दूसरे टिश्यूज डैमेज होने लगते हैं। यहाँ पर ये बताया गया, देखिए लेप्रोमेटस लेप्रोसी बहुत ज़्यादा कंटीजियस, मतलब बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। और अगर समय पर इसको ठीक नहीं किया गया, इलाज नहीं करवाया गया इसका, तो डिसेबिलिटी हो जाती है पर्सन में। किसी तरह की डिसेबिलिटीज़ भी देखी जाती हैं, मतलब उसका कोई अंग काम करना बंद भी कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर फॉर्म मानी गई है। ट्रीटमेंट में देखिए किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है, तो कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के, जैसे कि बैक्टीरिया की एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है उसको कंट्रोल किया जा सके और सिम्टम्स भी जो है वो मैनेज किया जा सके। तो आंसर था इसका ऑप्शन बी, लेप्रोमेटस लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए मेट्रोनिडाजोल इसमें से किसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होता है? ऑप्शन है देखिए, अमीबा, क्लोस्ट्रीडियम, ट्यूबरक्लोसिस या गायरेडिया। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस में इफेक्टिव नहीं होता है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल देखिए एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि यूज़ किया जाता है बहुत सारे अलग अलग इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। जो इन्फेक्शन अलग अलग तरह के बैक्टीरिया एंड पैरासाइट से होते हैं। यूजुअली जो इन्फेक्शन होते हैं हमारे जीआई ट्रैक के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्किन इन्फेक्शन, हार्ट इन्फेक्शन, बहुत अलग अलग तरह के इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है। बट यहाँ ट्यूबरक्लोसिस के केस में इसको नहीं यूज़ किया जाता है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है, जो कि होता है किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये एक बैक्टीरिया का नाम आपको बताया है। और इस तरह के ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे आइसोनियाजिड एंड रिफाम्पिन, जिससे कि इस तरह के इन्फेक्शन को, ट्यूबरक्लोसिस जैसे इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके। बट मेट्रोनिडाजोल इसमें कहीं भी इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ये दूसरी तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसलिए बच्चों आंसर था इसका ऑप्शन सी, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे, देखिए ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस रेफर्स टू, क्या कहा जाता है ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस को? ऑप्शन में दिया गया देखिए, एस विरिडेंस, ऑप्शन बी है एस पल्मोनिया, ऑप्शन सी है एंटेरोकोकस या ऑप्शन डी है एस पायोजेंस। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी। तो एंटेरोकोकस कहा जाता है ग्रुप डी स्ट्रेप्टोकोकस को। अब देखिए ये क्या है स्ट्रेप्टोकोकस एंटेरोकोकस? तो एंटेरोकोकस एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि बिलोंग करता है किस ग्रुप के बैक्टीरिया को, किस जीन्स के बैक्टीरिया को? तो स्ट्रेप्टोकोकस जीन्स के बैक्टीरिया को। देखिए हर एक बैक्टीरिया होता है उसका एक अलग, वो अलग जीन से मिलके बना होता है। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है ये एक स्पेसिफिक टाइप का जीन्स है जिससे अलग अलग बैक्टीरिया बनते हैं, और उनमें से ही एक बैक्टीरिया है एंटेरोकोकस बैक्टीरिया। ये जो एंटेरोकोकस बैक्टीरिया है ये एक तरह का ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, और ये कॉमनली जो है हमारे म्यूटेंट फॉर्म में, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में नहीं पाया जाता है। कहाँ पर? हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, ह्यूमंस के और एनिमल्स के। बट जब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी वजह से अगर इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है ह्यूमंस की, एनिमल्स की बॉडी में, तो बहुत सारे वेरियस इन्फेक्शन कॉज कर सकता है ये हमारी बॉडी में, जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ब्लड स्ट्रीम के इन्फेक्शन एंड एंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकते हैं। एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? जो हार्ट की इन्फेक्शन जो होते हैं, हार्ट की मसल्स में किसी तरह की कुछ अबनॉर्मलिटीज कॉज कर सकते
सकते हैं। अब क्या है देखिए, ये एक तरह का ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होता है। ये रेजिस्टेंट टू मल्टीपल एंटीबायोटिक, मतलब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की ट्रीटमेंट भी अगर दी जाती है तो भी इस तरह का इन्फेक्शन काफ़ी बार ठीक नहीं होता है। और एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है किसके लिए, हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए, कि इस तरह के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किस तरह के कॉम्बिनेशंस लाया जाए एंटीबायोटिक्स के। तो बच्चों आंसर था इसका ऑप्शन सी, एंटेरोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है इसमें से किसके आइसोलेशन के लिए। ऑप्शन में है देखिए एमटीबी, एन गोनोरिया, टी पैलिडम या एस ऑरस। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, एन गोनोरिया की आइसोलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिक्वायर्ड होती है क्यों। एन गोनोरिया पहले होता क्या है, ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो कि बेसिकली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से स्प्रेड होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। अब देखिए ये एक तरह का जो एन गोनोरिया एक तरह का कौन सा है, फास्टिडियस बैक्टीरियम की कैटेगरी में आता है। ये फास्टिडियस बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये ऐसे बैक्टीरियम्स होते हैं जो कि आइसोलेट करना, जिनका आइसोलेशन लेबोरेटरी में भी जिनको आइसोलेट करना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है क्योंकि एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बनाना होता है इनके आइसोलेशन के लिए। तो उसी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को बनाने का काम करता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक तरह का ऑप्टिमल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे कि ये एन गोनोरिया अच्छे से ग्रो हो पाए और उसके बाद क्या है, ग्रो होके इनको आइसोलेट करना आसान हो। और देखिए ये एक तरह का जो कार्बन डाइऑक्साइड है एक तरह का प्रॉपर पीएच और एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है इस एन गोनोरिया के कल्चर मीडियम को, जिसके थ्रू ये आराम से आइसोलेट कर लिया जाता है। तो इसीलिए बच्चों आंसर था इसका ऑप्शन बी, एन गोनोरिया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं इनमें से कौन सा एक तरह का ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। ऑप्शन है देखिए शिगेला, कॉर्निबैक्टीरियम नाइसीरिया, ट्रिपोनेमा। तो बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी, कॉर्निबैक्टीरियम एक तरह का ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। अब देखिए ये ग्राम पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जब इस पे स्टेन किया जाता है किसका, क्रिस्टल वॉलर स्टेन। ये क्रिस्टल वॉलर स्टेन क्या है, एक तरह के डाइज होते हैं जिनको बेसिकली लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है इन तरह के जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में डिफरेंशिएट करने के लिए। तो ये जो कॉर्निबैक्टीरियम क्योंकि ग्राम पॉजिटिव है तो ये क्या करता है, ये क्रिस्टल वाला स्टेन ले लेता है इस क्रिस्टल वाला डाई की। ये जो और ये किस तरह से स्टेन लेता है, क्योंकि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, सेल वॉल होती है, सेल वॉल पे प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन। और ये पेप्टिडोग्लाइकन जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर क्या, क्रिस्टल वॉल स्टेन को। बाकी अगर हम ग्राम नेगेटिव की बात करें जो हमारे शिगेला, नाइसीरिया, एनम, ट्रिपोनेमा है, आप स्क्रीन पे अपने देख रहे हैं, ऑप्शंस में देख रहे हैं, ये तीनों ही ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हैं। ग्राम नेगेटिव में ये थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर प्रेजेंट नहीं होती है, आउटर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, इसी वजह से ये स्टेन नहीं हो पाते हैं इन क्रिस्टल वॉल स्टेन में। और इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बीच में। तो चलिए इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।